हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ की आज पहली क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे आपके पाइथन प्रोग्रामिंग का पहला टॉपिक। ठीक है, इसी तरीके से आपको 10 डेज तक रोज़ एक क्लास मिलेगी जिसमें आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और उसके साथ हम उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बेस्ड होंगे आज के ही टॉपिक पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को समझना होता है। इसीलिए आपके सिलेबस में भी पाइथन प्रोग्रामिंग के एक्चुअल इंट्रोडक्शन से पहले एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट गिवन है। ठीक है, तो हम भी इसी टॉपिक के साथ अपने फर्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होती है एल्गोरिथम, और अभी हम इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, द वर्ड एल्गोरिथम मीन्स अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स to be followed in calculations और other problem solving operations। ठीक है, तो जो ये वर्ड है एल्गोरिथम, इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है या फिर आप बोलो सेट ऑफ रूल्स है जो कि हम फॉलो करते हैं किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, therefore algorithm refers to a set of rules or instructions that step by step define how a work is to be executed upon in order to get the expected result। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम हमें सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस बताती है जो हमें फॉलो करने हैं, जिससे हम मतलब जिस रूल्स को, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने डिज़ायर्ड, अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? वो रूल्स और वो इंस्ट्रक्शंस जिन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से हम अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को ईजिली ऑब्टेन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने क्या है? एक पिक्चर है जिसमें क्या है? काउंटिंग एल्गोरिथम आपके सामने लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन क्या है? राइट डाउन द नंबर 1। सबसे पहले नंबर 1 को लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 2 है, ऐड 1 टू द नंबर यू जस्ट रोट डाउन। अब जो नंबर आपने लिखा है उसमें 1 और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन 3 बोलता है, डिड यू राइट डाउन द नंबर 10। तो क्या हमने अभी जो नंबर लिखा है वो नंबर 10 है? नो, अभी जो हमने नंबर लिखा है ना वो क्या है? 2 है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में 1 लिखा था और इंस्ट्रक्शन 2 के अकॉर्डिंग हमने उस नंबर में 1 को और जोड़ दिया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन 3 क्या बोल रहा है? जो आपने नंबर लिखा है क्या वो 10 है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशन है। इफ़ नो, अगर 10 नहीं है तो आप रिपीट करो स्टेप 2 और स्टेप 3 को। ठीक है, अगर 10 है तो यू आर डन। तो मतलब हमें बार बार स्टेप 2 और स्टेप 3 को फॉलो करना है जब तक हमारा नंबर 10 ना आ जाए। जैसे ही आपका नंबर 10 आ जाएगा तो येस यू आर डन। मतलब क्या है? ये काउंटिंग एल्गोरिथम सिर्फ 10 तक के नंबर्स की काउंटिंग कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली इन 3 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप 10 तक के नंबर की काउंटिंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एल्गोरिथम की हेल्प से आपको रूल्स और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जिन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे फ्लो चार्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो क्या है? अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो आपके एल्गोरिथम का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है क्या? फ्लो चार्ट। ठीक है, तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में यही डिफरेंस है, ये दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, लेकिन जब हम अपने एल्गोरिथम को, जो कि सेंटेंसेस में होती हैं, स्टेप बाय स्टेप में लिखी जाती है, उसे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखो, प्रोग्रामर्स ऑफन यूज़ इट एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोग्रामर किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्रोग्रामिंग लिखता है ना, तो सबसे पहले वो एक फ्लो चार्ट क्रिएट करता है जो आपको बताता है कि पूरी प्रॉब्लम का फ्लो कैसा है। ठीक है, कहाँ से इनपुट आएगा, कौन से पॉइंट पे आपको डिसीजन लेना है और कैसे आपको आउटपुट देना है। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम प्लानिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं हम फ्लो चार्ट को। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इट मेक्स यूज़ ऑफ सिम्बल्स विच आर कनेक्टेड अमंग देम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स में हम यूज़ करते हैं सिम्बल्स का जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं और जो आपको इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग का फ्लो दिखाते हैं। ठीक है, so the process of drawing a flowchart for an algorithm is known as flow charting। ठीक है, तो अगर आप किसी एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हो तो वो प्रोसेस क्या बोलता है, फ्लो चार्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हो तो उसे बोलते हैं फ्लो चार्टिंग करना, उस प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एल्गोरिथम थे आपके पास, फाइंड द सम ऑफ 529 एंड 256। आई होप सो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेट मी जूम। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक एल्गोरिथम है कि हमें 529 और 256 का सम निकालना है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया पहले, फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर 529 को स्टोर कर दिया। ठीक है, और बी एक और वेरिएबल है जिसके अंदर 256 को स्टोर किया है। उसके बाद सम इज इक्वल टू हमने इन दोनों को प्लस कर दिया है और फाइनली हमने सम को यहाँ पे शो करा के एंड कर दिया है। ठीक है, अब आपने इसी फ्लो को ना फ्लो चार्ट की हेल्प से दिखाना है, मतलब सिंबल्स का इस्तेमाल करके आप अपने इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग के फ्लो को दिखाना चाहते हो। तो आपने क्या किया, स्टार्ट किया आपने ऐसे, उसके बाद आपने क्या किया, एरोस का इस्तेमाल करेंगे हम फ्लो को दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने पहले रीड किया ए, देन रीड किया बी, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया सम एज ए प्लस बी। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, सो लेट मी रब। ठीक है, उसके बाद आपने सम को प्रिंट कर लिया एंड देन एंड कर लिया। ठीक है, तो आपने जो एल्गोरिथम होती है जो इस तरीके से लिखी जाती है स्टेप्स में, उसे रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लो चार्ट बनाना। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। तो बात करते हैं पहले एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इनका डिफरेंस लिखने को मिल सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या बोलो इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियस सी बात है, एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप्स में लिखी जाती है, तो उसे समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट आर यूज्ड। ठीक है, उसमें हम प्लेन टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। एल्गोरिथम इज़ ईजी टू डीबग। ठीक है, एल्गोरिथम में ना डीबग करना आसान है। ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में लिखा है, तो अगर मान लो किसी पॉइंट में आपने कुछ गलत लिख दिया तो आप उसे ईजिली डीबग कर सकते हो। डीबग करने का मतलब क्या होता है, एरर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो डीबगिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एल्गोरिथम इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। एल्गोरिथम ना कोई रूल्स फॉलो नहीं करती है, मतलब आपको रूल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आप सेंटेंस, जो प्लेन टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में उस प्लेन टेक्स्ट को लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कैप्सल लॉक में लिखना है या फिर आपको हाइफन देने हैं, सेमीकोलन लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप स्टेप्स फॉलो करते जा रहे हो उन्हें आप प्लेन टेक्स्ट में लिखते जाओ और अलग अलग आप पॉइंट्स में स्टेप्स को लिखो। तो ये आपकी एल्गोरिथम है, यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका है एल्गोरिथम का पूरा कंसेप्ट।
अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सिंपली आपको, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगी, वरना कोई और रिप्लाई ज़रूर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लो चार्ट को एक बार फिर से देखेंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम क्रिएटेड बाय डिफरेंट शेप्स टू शो द फ्लो ऑफ डेटा। तो ये आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है फ्लो चार्ट की, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, एक डायग्राम होता है जिसे हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट शेप्स की हेल्प से, और वो शेप्स जो होती है ना वो आपके फ्लो ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली डायग्राम को समझना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट को समझना क्या होता है, आसान होता है, ये ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है। इन फ्लो चार्ट सिम्बल्स शेप्स आर यूज्ड। तो ऑब्वियसली फ्लो चार्ट में सिम्बल्स और शेप्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट इट इज़ हार्ड टू डीबग। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है, डीबग करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको अगर कोई भी एरर का पता लगाना है तो आपको एक बार नीचे से लेके ऊपर तक सारे शेप्स को, ठीक है, सारे एरोस को देखना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको टाइम लग जाता है। तो इसलिए डीबगिंग करना फ्लो चार्ट में डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपका फ्लो चार्ट छोटा सा है तो वहाँ पे तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन अगर फ्लो चार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम लगने वाला होता है, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक एरोज, हर एक फ्लो को वहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। फ्लो चार्ट को कंस्ट्रक्ट करना सिंपल होता है। फ्लो चार्ट फॉलोज रूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए आपको रूल्स का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे कैसे रूल्स होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ नोट करी है कि यहाँ पे फ्लो चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना होता है, और इसे डीबग करना क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एल्गोरिथम की, तो यहाँ पे क्या होता है, डीबग करना इजी होता है, और यहाँ पे एल्गोरिथम कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर लिख के आना। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में। किन सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम फ्लो चार्ट को क्रिएट करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट फ्लो चार्ट शेप्स हैव डिफरेंट कन्वेंशनल मीनिंग्स। तो अलग अलग फ्लो चार्ट शेप की अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। द मीनिंग्स ऑफ सम ऑफ द मोर कॉमन शेप्स आर एज फॉलोज। जो सबसे कॉमन शेप्स का इस्तेमाल हम करते हैं फ्लो चार्ट्स में, उनका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और आपके लिए इतने ही शेप्स इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटर के बारे में, ठीक है। द टर्मिनेटर सिंबल रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटर सिंबल, ठीक है। तो ये लगभग थोड़ा सा ओवल टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है, ऐसे, या फिर कई बार आप इसको नॉर्मली ऐसे भी बना देते हो, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो आप कैसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंबल कहलाता है टर्मिनेटर सिंबल, जो कि आपके सिस्टम के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा इस सिंबल से और एंड भी होगा इसी सिंबल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो की। तो फ्लो को दिखाने के लिए आप एरोस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो लाइन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द सीक्वेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। तो ये जो लाइन है आपकी एरो लाइन, ये रिप्रेजेंट करती है क्या फ्लो है आपके सीक्वेंस का और क्या डायरेक्शन है आपके प्रोसेस की। मतलब कौन से सिंबल से कौन से सिंबल पर आपका फ्लो ट्रैवल कर रहा है आपके फ्लो चार्ट में, ये कौन बताएगा, आपकी लाइंस बताएगी। तो एरोड लाइंस ये एक्सप्लेन करती है, इसे बोलते हैं फ्लो, ठीक है। थर्ड बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। अ बॉक्स इंडिकेट्स सम पर्टिकुलर ऑपरेशन। अगर आपको अपने फ्लो चार्ट में किसी ऑपरेशन को दिखाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, बॉक्स का इस्तेमाल करोगे। तो बॉक्स में आप ऑपरेशन को इंडिकेट करते हो और हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस तो होता है। ऑपरेशन किसी भी
वेरिएबल पे आप लगाते हो, उसके बाद उसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है ना, उसे ही हम बोलते हैं क्या, ऑपरेशन, ठीक है। तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 सिंबल समझ लिए, टर्मिनेटर, फ्लो और प्रोसेस, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट सिंबल के बारे में, डॉक्यूमेंट। दिस रिप्रेजेंट्स अ प्रिंट आउट सच एज अ डॉक्यूमेंट और अ रिपोर्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब उसका प्रिंट आउट रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस सिंबल का, ठीक है। तो ये सिंबल हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, ठीक है। अ डायमंड रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डायमंड सिंबल, जो कि आपके डिसीजन या फिर ब्रांचिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होती है ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, इसकी ब्रांचेस होती है। लाइन्स कमिंग आउट फ्रॉम द डायमंड इंडिकेट्स डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस लीडिंग टू डिफरेंट सब प्रोसेसेस। तो जो लाइंस होती है ना, ये वाली जो आपके डायमंड से बाहर आ रही हैं, वो डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस को शो करती हैं, और उन सिचुएशंस पर बेस्ड आपके डिफरेंट सब प्रोसेसेस क्रिएट हो जाते हैं फर्दर, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे ऊपर आपने आई की वैल्यू को, ठीक है, 10 सेट करा हुआ है, और यहाँ पे आप लोगे डिसीजन, ठीक है। तो आपने बोला कि इफ़ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 15 है, ठीक है, अगर ये चीज़ येस है, ठीक है, तो क्या हो जाए, आई प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। और अगर ये चीज़ जो ये कंडीशन है, ये अगर फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो उस केस में आई की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन यहाँ पे अलग अलग सब प्रोसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे डिसीजन लेने के लिए हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका ब्रांचिंग पॉइंट भी होता है, बिकॉज यहाँ पे देखो ब्रांच निकल गया अलग अलग, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ब्रांचिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 10 थी, ठीक है। तो 10 जो है वो 15 से क्या होता है, छोटा होता है ना। तो मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो इसका मतलब हमारा जो फ्लो है वो यहाँ नहीं जाएगा। एक मिनट, मैं कलर चेंज करती हूँ। जो हमारा फ्लो है ना, वो यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्लो जाएगा इस साइड पे, और यहाँ पे जो आई की वैल्यू थी, अब वो एक नंबर से डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो मतलब आई की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजन लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, डायमंड का, ठीक है। तो आई होप सो आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आया होगा किस तरीके से आप इस डायमंड का इस्तेमाल करेंगे अपने फ्लो चार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिले और बॉटल नेक को रिप्रेजेंट करने के सिंबल के बारे में, ठीक है। तो ये सिंबल है, देखो इस तरीके से आप इसे बनाओगे, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करता है डिले और बॉटल नेक को। अगर फ्लो चार्ट में कहीं पे कोई डिले है या फिर कोई बॉटल नेक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उसके लिए आप इस सिंबल का रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डेटा को रिप्रेजेंट कराने के सिंबल के बारे में। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं कलर को वापस से चेंज करती हूँ। हाँ जी, इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम। तो यहाँ पे डेटा जो है, वो जो सिंबल है, वो रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन जो आपके सिस्टम में एंटर कर रही है और आपके सिस्टम से बाहर जा रही है, आपके सिस्टम को लीव करके जा रही है, ठीक है। एन इनपुट माइट बी एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक है। तो इनपुट क्या हो सकता है, मान लो कोई कस्टमर है, उसने कोई ऑर्डर हमें भेजा है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर हमारे लिए क्या हो सकता है, एक इनपुट हो सकता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हम उसे डिलीवर करेंगे वो उसका आउटपुट हो सकता है, ठीक है। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे इस सिंबल का, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे ऑन पेज रेफरेंस के बारे में। सो दिस सिंबल वुड कंटेन अ लेटर इनसाइड, ठीक है। तो इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं ऑन पेज रेफरेंस के लिए। तो इस सिंबल के अंदर आप यहाँ पे कोई लेटर लिखते हो, ठीक है। इट इंडिकेट्स द
फ्लो कंटिन्यूज ऑन अ मैचिंग सिंबल कंटेनिंग द सेम लेटर समवेयर एल्स ऑन द सेम पेज। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी लेटर लिखा होगा ना, हम उस पर्टिकुलर लेटर को मैच कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर सिंबल को मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑन द सेम पेज। ठीक है, तो सेम पेज पे वो लेटर कहाँ कहाँ कितनी बार आ रहा है, उसका रेफरेंस चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन पेज रेफरेंस सिंबल का। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे ऑफ पेज रेफरेंस के बारे में। सो दिस सिंबल वुड कंटेन अ लेटर इनसाइड। तो ये सिंबल भी अंदर लेटर को कंटेन करता है। तो देखो यहाँ पे सिंबल अलग अलग है, ऑफ पेज का अलग है और ऑन पेज का अलग है। ठीक है, सो इट इंडिकेट्स दैट द फ्लो कंटिन्यूज ऑन अ मैचिंग सिंबल कंटेनिंग द सेम लेटर। तो यहाँ पे भी आप इसी सेम मैचिंग सिंबल को ढूंढ रहे हो जिसके अंदर सेम लेटर है, लेकिन यहाँ पे जो वो सिंबल है वो दूसरे पेज पर अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आप दूसरे पेज पे, ऑफ पेज, आप उस सिंबल को ढूंढ रहे हो जिसने सेम लेटर कंटेन करा हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके ऑन पेज और ऑफ पेज रेफरेंस में। मतलब ऑन पेज का मतलब क्या होता है, सेम ही पेज पे वो सिंबल कितनी जगह आ रहा है। ठीक है, मतलब एक ऐसा सिंबल जो कि सेम लेटर कंटेन कर रहा है वो एक ही पेज पर कितनी बार आ रहा है, उसे रेफरेंस करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो ऑन पेज रेफरेंस का। और वो सिंबल जो सेम है और उसके अंदर सेम लेटर है वो कितनी जगह आ रहा है, उसको रेफरेंस करने के लिए अलग अलग पेज पे, मतलब उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो ऑफ पेज रेफरेंस का। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम फ्लो चार्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1 से 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगी फ्लो चार्ट के, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से फ्लो चार्ट क्रिएट होते हैं। तो मैं आपके सामने ही वीडियो में फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है कि आप, जैसे मैंने फर्स्ट इस स्लाइड में दिखाया था फ्लो चार्ट बना के, आपको मैं एक होमवर्क दूंगी, उस पर आपको फ्लो चार्ट बना के प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में देखोगे कि एक्चुअल में आपका आंसर क्या होने वाला था और आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा। ठीक है, और मॉड्यूल M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें साथ ही साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो वीडियो कोर्स या ई नोट्स लेना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जल्दी से ले सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस बार एग्ज़ाम देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं, उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में आपके नोट्स अवेलेबल है। ये आपके पास नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, उन्हीं पर बेस्ड में क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि टॉपिक के साथ आप उससे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टॉपिक के बाद ना आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, हाँ जी, तो देखो यहाँ पे क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करोगे। ठीक है, तो देखो ये आपका MCQ क्वेश्चन है, द डैश प्रोवाइड्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो पिक्टोरियल बोल लो या ग्राफिकल बोल लो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब सेम ही होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दोनों अलग अलग तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का मतलब कि प्रॉब्लम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पिक्टोरिकली। ठीक है, ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो किसके हेल्प से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस है A एल्गोरिथम, B फ्लो चार्ट, C सुडो कोड या फिर D ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, B फ्लो चार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डैश इज अ प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या प्रोसीजर क्या कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर देंगे और फिर आंसर को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी सूडो कोड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सबको पता है राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिथम। जब भी स्टेप बाय स्टेप का नाम आएगा मतलब क्या आएगा, एल्गोरिथम इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डैश सिंबल इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सिंबल से मिल सकते हैं, ठीक है। तो द डैश सिंबल इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बिगिनिंग में आप कौन सा सिंबल यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं चेक करूँगी किन किन स्टूडेंट्स ने मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो ट्राई करो, गलत भी हो गया तो क्या हो जाएगा, आप कुछ सीख ही जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमेंट करोगे, ठीक है जी। तो इसका आंसर ए है, बी है, सी है या फिर डी है, आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। मैं वेट करूँगी आपके आंसर्स का, ठीक है। अब यहाँ देखो लास्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है, मेक अ फ्लो चार्ट टू इनपुट एनी नंबर एंड फाइंड्स इट्स फैक्टोरियल एंड प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है एक फ्लो चार्ट बनाओ जिसमें आप एक नंबर को इनपुट करवा रहे हो और उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करके उसे प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले फैक्टोरियल क्या होता है उसे बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लो हम बात करते हैं ज़ीरो फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो ज़ीरो फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। इसे याद रखना, ठीक है। ज़ीरो फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। अब बात करते हैं 1 फैक्टोरियल की, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल आपका होता है 1, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 2 फैक्टोरियल की। तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं देखो कि 2 को आपको जब तक मल्टीप्लाई करना है, मतलब जब तक 1 ना आ जाए, आपको 2 में से हर बार एक नंबर माइनस करते जाना है और जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो 2 के बाद अगर मैं 1 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा 1, और 1 के बाद तो कुछ करना ही नहीं है, तो मतलब 2 इंटू 1 2 ही इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 फैक्टोरियल की। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, इंटू 2 लिखना है, इंटू 1 लिखना है, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो नंबर जब तक खोलते जाना है जब तक आपका नंबर 1 ना आ जाए मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है। तो आपको एक एक नंबर माइनस करना है और 1 तक लेके जाना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 4 फैक्टोरियल की, ठीक है, तो उसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना हो गया आपका 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हो। तो जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता मैंने उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप सो अब आप इस क्वेश्चन के लिए फ्लो चार्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो देखो एक बार मैं आपको हिंट देती हूँ कैसे बना के आओगे आप। देखो इस तरीके से आप बनाओगे क्या, फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप रीड करो एक नंबर को। यहाँ पे आपको एक ही नंबर को रीड करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक ही नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे रीड एक ही नंबर होगा, बी तो होगा ही नहीं। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे फैक्टोरियल। अब देखो सम के लिए आप प्लस का यूज़ करते हो लेकिन फैक्टोरियल के लिए आप क्या यूज़ करोगे ये आपको खुद सोचना है, ठीक है। तो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट कर दोगे अपने फैक्टोरियल को और उसके बाद एंड कर दोगे, तो छोटा सा आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूँगी और आप सब अपने आंसर को इससे मैच करना, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और आई थिंक, हाँ जी 2 क्वेश्चन और है। देखो द सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज,
तो ये जो सिंबल है ये क्या बोथ इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। इसका इस्तेमाल आप इनपुट के लिए भी करते हो और आउटपुट के लिए भी करते हो। एक्चुअली ये डेटा के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो ये राइट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंबल यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन के लिए मतलब डिसीजंस के लिए क्या आप इस सिंबल का यूज़ करते हो? मतलब सर्कल है टाइप ऑफ ये, ठीक है, तो क्या सर्कल का इस्तेमाल करते हैं हम? हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर इसका? तो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे ये क्या है? बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने अभी डिस्कस करा था यहाँ पे कि डिसीजन लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? डायमंड का, ठीक है। तो डायमंड का इस्तेमाल करते हैं हम डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, ना कि सर्कल का। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए, गेस्ट पेपर्स के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए लिंक पे विजिट करें और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।